हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम लोगों ने जाना था थोड़ा बहुत, कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं और उनमें जो भी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरीज हैं वो किस तरह से वर्क करेंगी। ये हमने बताया था कि हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारे फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, और वो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हम लोगों ने ये जाना था कि जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन जो होते हैं, जो हमने आज तक पढ़ा है, शायद हम वहीं तक जानते हैं। लेकिन कंपटीशन लेवल पे एक अच्छा स्कोर करने के लिए और अच्छी नॉलेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बहुत सारी बातें उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच में जाननी होती हैं जो हम जान नहीं पाते हैं, या हमने पढ़ा नहीं होता है, या सभी बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि एज ए एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि सपोज हमने नाउन पढ़ा होता है, तो हम ये जानते हैं कि नेमिंग वर्ड, कोई भी नेमिंग वर्ड वो एक नाउन होगा। ठीक है, तो हमने कह दिया जैसे कानपुर, ठीक है, किसी का नाम, मान लो राम कह दिया मैंने, ठीक है, किसी का नाम, यही सभी वर्ड है, टेबल है, कॉमन नाउन, यही सब हम जानते हैं कि ये नाउन होते हैं। शायद यही अभी तक हमने पढ़ा भी है, लेकिन क्या इससे इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो गई? अगर शायद कंप्लीट हो गई होती तो आज हमें इतनी प्रॉब्लम ना आ रही होती इंग्लिश को समझने में। ठीक है, वही क्या रीज़न है जो हमें इंग्लिश समझने में बहुत प्रॉब्लम करता है, जो मुझे भी प्रॉब्लम किया था जब मैं स्टार्टिंग में मैं पढ़ रहा था। बाद में धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते 4-5 6 टी 3-4 टीचरों, 5 टीचरों से, या आज भी मैं जैसे पढ़ता हूँ, तो मुझे ये चीज़ क्लियर होती है कि आखिर हमारी लैकिंग पॉइंट कहाँ था, हमारा प्रॉब्लम कहाँ था। ठीक है, हम उन पे बात करेंगे। जब भी हम नाउन पढ़ते हैं तो हम राम, कानपुर और टेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल में जाकर के चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। लेकिन शायद उससे नाउन बहुत ज़्यादा है, जो कि कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और जानना भी बहुत ज़रूरी होता है एक चीज़, वो हम सीखेंगे। उसके बाद में नाउन के अलावा जैसे प्रोनाउन, तो चलिए कोई बात नहीं, प्रोनाउन का तो उतना ही सिलेबस है जितना हम पढ़ते हैं। जैसे हमने एडजेक्टिव भी पढ़ा, तो एडजेक्टिव के बारे में हमने ये सोचा कि जैसे कि ऐसा एक एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताए, जैसे इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ठीक है, गुड, और ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव जो हमने पढ़े हैं। हम सोचते हैं कि यही एक एडजेक्टिव है और इसके अलावा एडजेक्टिव्स में कुछ भी नहीं होता है। तो वो भी कहीं न कहीं हमारी एक गलतफ़हमी है, या हमने उतना पढ़ा नहीं है, शायद इस वज़ह से हमें ये प्रॉब्लम करता है कि इससे बाहर हम एडजेक्टिव पढ़ते नहीं हैं, या 1-2 रूल्स रेगुलेशन हमने पढ़ लिए और वो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो ठीक है, हमारी किस्मत अच्छी है। सपोज़ नहीं आया, तो फिर हमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को अपने आप से खुद से समझने में, ठीक है? तो ये भी इससे बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव है जो कि हमें पढ़ना है, ठीक है? इनके अलावा बेसिकली आप बुक्स में यही सब पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एडवर्ब्स, जब हम एडवर्ब्स पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक ऐसा एडजेक्टिव जिसमें एल-वाई लगा हो। जैसे हमने कहा कि कोई भी वर्ड है, जैसे कि कनिंग या स्लो, तो स्लो एक एडजेक्टिव है, स्लो का स्लोली कर दिया। जो जिसमें एल-वाई दिखा हमें, तो हमने ये सोचा कि ये एडवर्ब है और यहीं से सारा एडवर्ब खत्म हो जाता है। एडवर्ब में कुछ है ही नहीं पढ़ने को, जबकि बहुत ज़्यादा कुछ है। किसी भी एक सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो, उसमें एक-एक चीज़ को मिलाने के लिए, एक-एक चीज़ को पढ़ने के लिए, वहाँ पर कहाँ-कहाँ पर एडवर्ब यूज़ होता है, इनके अलावा वो सीखना ज़रूरी है। ठीक है? तो होता क्या है कि डिपेंड करता है कि जैसे सपोज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं जब आपको एडवर्ब पढ़ा रहा हूँगा, तो मैं आपको कॉमन एरर करा रहा हूँगा, तो उस कंडीशन में मैं आपको बताऊँगा एडवर्ब टाइम, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर ये वर्क कैसा करती हैं, ठीक है? और उसमें कॉम्प्लीमेंट कैसे वर्क करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वो जो बेसिक्स होते हैं, वो शायद उस समय जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हमने आपसे बोला कि ऐसे-ऐसे ये वर्क कर रहा है, ये whom का है, ये वेयर का आंसर है, ये आपके व्हेन का आंसर है। फिर उस कंडीशन में आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे होते हो, क्यों? क्योंकि आपके यही जो फंडामेंटल्स हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसके अलावा आपने प्रेपोज़िशन पढ़ा होगा, तो प्रेपोज़िशन के साथ और भी जो वर्ड्स लिखे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमें फंडामेंटल्स में पहले दिन ही सीख लेनी चाहिए, किसी भी
अपने मतलब कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी, गलती इसमें टीचर की होती है कि वो चीज़ टीचर ने आपको नहीं पढ़ाई और 3 से 4 महीने में आपको कोर्स खत्म कर दिया और कह दिया कि हाँ, ये कोर्स हो गया, ठीक है? या ये भी कह सकते हो कि उतना उनके पास टाइम नहीं होता या आप लोग उतना समय लेके नहीं आते कि वो अपनी सारी चीज़ें पढ़ा सकें, ये भी एक हो सकता है, ठीक है? तो आज हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे ये आपको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है कि वो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें तो नहीं बोल रहा, लेकिन जितना वो तो बाकी चीज़ें हम अपने चैप्टर्स में क्लियर करते रहेंगे, लेकिन अगर चैप्टर्स में कोई भी चीज़ बताने से पहले अगर उसका 50% आप जानते हो, तो हमारे और आपके दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हम लोग अब आज से सीखेंगे। हम लोगों ने उस दिन ये सीखा कि फ्रेज़ हम लोगों ने जाना, सीखा भी कहाँ, सीखेंगे तो अब। हम लोगों ने उस दिन ये जाना कि फ्रेज़ यूज़ होती है। जैसे हम लोगों ने उस दिन अगर मैं आपको रिवाइज़ करा दूँ तो आपने अपने फर्स्ट वीडियो में आपने ये देखा होगा कि लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से फ्रेज़ बनते हैं बच्चे, फ्रेज़ से क्लॉज़ बनते हैं और क्लॉज़ से फिर बाद में जाकर के वो सेंटेंस क्रिएट होता है। ये बात हम लोगों ने उस दिन पढ़ी थी। फिर मैंने आपको ये बोला था कि मैं इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। वर्ड्स के बारे में मैं आपको उस दिन बता चुका हूँ कि वर्ड्स और लेटर्स में क्या डिफ़रेंस है। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था। अब हमारा जो आज जो लेक्चर चलेगा, वो फ्रेज़ से रिलेटेड होगा। इसके बाद में हमारा जो लेक्चर होगा, वो क्लॉज़ से रिलेटेड होगा और कौन-कौन से क्लॉज़ कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे-कैसे यूज़ होते हैं, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे और ये बेसिक्स हैं, ये आप समझ लीजिएगा। ये आपकी इंग्लिश को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले जाने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप रट के अगर नंबर लाते हो, तो जिस दिन अगर आप समझ गए, तो जहाँ पर भी आपके नंबर कमज़ोर हो रहे हैं, वहाँ पर आप सारी चीज़ें सीख जाएँगे। मतलब और भी ज़्यादा नंबर आप गेट कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, आज का अपना लेक्चर, ठीक है? और बच्चे ये आपके सभी ये लेक्चर्स फ्री हैं और ये जितने भी फंडामेंटल्स के लेक्चर हैं, ये सारे ही फ्री रहेंगे आप सभी बच्चों के लिए। लेकिन इसके बाद में जो पेड लेक्चर्स होंगे, वो सभी के लिए फ्री नहीं होंगे। वो जिन लोगों की फ़ीस जमा होगी, वही देख पाएँगे, ठीक है? और मेरे हिसाब से अगर आप मेरे साथ बराबर जुड़ करके मेरे साथ स्टार्टिंग में ही अगर आप अपना कोर्स स्टार्ट कर देते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये मैं पहले भी दिन भी बोल चुका हूँ, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा सोच रहे हो तो अलग बात है, अगर आप लोग विचार बना चुके हैं, तो आप लोग अपने-अपने एडमिशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए, हम लोग आज फ्रेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेज़ आखिर क्या होते हैं, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी डेफ़िनिशन है, इसको आप चाहे तो नोट भी कर लेना, मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ बेटा, कि एक फ्रेज़ व्हाट देयरफॉर इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में आप जान चुके होंगे कि जैसे सपोज़ अगर ये आर्टिकल द लिखा हुआ है और इसके बाद आपने बॉय लिख दिया, ठीक है? तो ये बन गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब ये वर्ड्स का एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, ये वर्ड का ग्रुप हो गया। इस तरीके से ये और भी हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि एन इंटेलिजेंट मैन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हुआ, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। ये भी क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है? इंटेलिजेंट मैन हो सकता है, लेकिन आप ये कह लें कि एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर ही ग्रुप ऑफ वर्ड बनाते हैं, ठीक है? ये छोटी-सी बात आपको यहाँ पर क्लियर हुई। इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि जिसके पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता। नो फाइनाइट वर्ब, व्हिच हैज़ नो फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि इसके पास कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब हम यहाँ पर बेटा ज़रा-सा सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, क्योंकि जब हम लोग वर्ब का पार्ट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम आपको बता दें फाइनाइट वर्ब क्या होता है। शायद अगर आपने थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ी है, तो आप समझ जाएँगे कि जैसे मैंने कहा ही वर्क्स हार्ड, ठीक है? फिर हमने कहा आई वांटेड टू ईट। ये मान लो 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पर बेटा यहाँ पर जो ये वर्क्स है, जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, ये आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ये जो आपकी मेन वर्ब है,
ये आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ड होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रहा होता है। ठीक, फिर इसके बाद जो ये वर्ब लिखी हुई है ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट फाइनाइट क्या होते हैं वो हम लोग जब वर्ब का पार्ट पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल हम ये जानते हैं कि फाइनाइट, तो जिसके पास एक फाइनाइट वर्ब नहीं होता, फाइनाइट वर्ब का मतलब ये हो गया बेटा कि अगर फाइनाइट वर्ब होगा तो उसका अपना एक सब्जेक्ट जरूर होगा। जैसे कि यहाँ पर वर्क्स अगर फाइनाइट वर्ब है तो उसका एक सब्जेक्ट जरूर है। याद रखिएगा कि कोई भी फाइनाइट वर्ब बिना सब्जेक्ट के कभी भी सेंटेंस में यूज नहीं होती है। ठीक है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में यूज की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि मैंने कहा अ स्लीपिंग चाइल्ड, अ स्लीपिंग चाइल्ड ये एक फ्रेज है। ठीक है, जबकि यहां पर ये जो स्लीपिंग वर्ड है ये एक वर्ब तो है, ठीक है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये नाउन के पहले लिखा हुआ है। तो ये एक फ्रेज बन जाती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या बन गई, ये फ्रेज बन गई। ठीक है, लेकिन ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जबकि अगर ये फाइनाइट वर्ब होती तो इसके स्लीपिंग के पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, कुछ ना कुछ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा होता। जैसे जैसे इस चीज को और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कि अगर इसी वर्ड को लिखना है कि माई सन इज स्लीपिंग। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि स्लीपिंग कभी फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकता, स्लीपिंग बिल्कुल फाइनाइट वर्ब हो सकता है, लेकिन फाइनाइट वर्ब वो जो कि मेन वर्ब का काम करे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में किसका काम करे, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब कैसे समझ में आया कि इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है और ये इसका एक अपना सब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, जबकि इसका सब्जेक्ट हमें नहीं पता कौन है। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, यहाँ पर एक से ज्यादा वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो अगर जिन स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, तो वो आप उसके लिए वर्ब का चैप्टर, वर्ब का चैप्टर का वेट कीजिए। जब वर्ब का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीजें बहुत आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो, मतलब मेन वर्ब ना हो। अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, एंड एक्ट्स जो कि काम करता है कंप्लीट करने का, किसको, सेंटेंस को। अच्छा, अब होता क्या है कि अब मान लो कि आपने एक सेंटेंस लिखा स्लीपिंग। अब ठीक है, मैं यहां पर एक छोटी सी चीज लिख देता हूं, स्लीपिंग ऑन बेड। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बढ़ा दी। तो अभी क्या था कि ये माय सन इज स्लीपिंग, अब वो कहां पर सो रहा था, तो ये देखो ये जो प्रेपोजिशन के साथ ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड लिखा हुआ है जिसे हम फ्रेज बोलते हैं। तो ये किसी भी सेंटेंस कंप्लीट करता है। द सेंटेंस एक सेंटेंस को किस चीज के लिए, मेकिंग बनाने के लिए, किसे, उसे, उसे किसे, जिसे जो सेंटेंस है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए काम करता है। तो अल्टीमेटली हमें एक चीज समझ में आई कि फ्रेज और फ्रेज क्या होते हैं। एक फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी भी सेंटेंस में जिसके पास कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता है और वो एक कंप्लीट करता है सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए, सेंटेंस को क्या करता है, मीनिंगफुल बनाने के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है। एक चीज मैं इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं इस चीज को और आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, यहीं पर देखो कैसे ये मीनिंगफुल कैसे बनता है। देखो, जैसे कि अगर मैंने यहां पर ये बात बोली कि जैसे मैंने कहा कि माई फ्रेंड इज, ठीक है, मेरा फ्रेंड इज। अब इसके बाद हमें नहीं पता है तो हमने कहा एन इंटेलिजेंट मैन, मेरा दोस्त क्या है, एक इंटेलिजेंट मैन है, और ये आपका बन गया फ्रेज। ठीक है, और ये यहां पर मेन वर्ब हो गई।
तो बच्चों इज, एम, आर, वॉज, वर जो बी वर्ब्स होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं, ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं। अगर इसके बारे में डिफरेंस नहीं पता है तो आप इन्हीं फंडामेंटल्स की वीडियो को देखिए, सभी चीजें आपको इनमें पढ़ा दी जाएगी। सारी चीजें जितनी भी बेसिक चीजें हो सकती हैं वो सभी आपको इसमें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये देखो इसने इसको मीनिंगफुल बना दिया कि माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के बारे में इसने बता दिया, ये इसका फ्रेज हो गया। तो फ्रेज का मतलब ये है कि फ्रेज कभी अपने आप में, अब मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूं कि फ्रेज कभी भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि इनकम्प्लीट होता है। वो किसी अधूरी चीज को कंप्लीट करने का काम करता है, उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती है, उसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। बोलो बात समझ में आ गई? समझ में आई बात? अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें बेटा। ठीक है, अब हम लोग इसको रफ करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कि किस तरह से ये एक्ट करता है। ये किसी भी सेंटेंस में जो एक्ट्स करता है, मतलब जो काम करता है, वो एक नाउन के रूप में भी काम करता है, वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और वो एक एडवर्ब के रूप में काम करता है। ये इतने रूप में काम करता है। कौन? फ्रेज। फ्रेज जो है इसी तरीके से नाउन फ्रेज बोली जाती है सेंटेंस में, एडजेक्टिव फ्रेज बोली जाती है सेंटेंस में, और एडवर्ब फ्रेज बोली जाती है सेंटेंस में। ठीक, ये चीजें हो गई। लेकिन कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं ये आप समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेज। फर्स्ट नाउन फ्रेज, सेकंड वर्ब फ्रेज, थर्ड एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ एडवर्ब फ्रेज, फिफ्थ prepositional फ्रेज, अभी मैं सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। सिक्स इंफिनिटिव फ्रेज, सेवन gerund फ्रेज, एंड एट एब्सोल्यूट फ्रेज। ठीक है, तो एब्सोल्यूट फ्रेज ज्यादा, मतलब एब्सोल्यूट फ्रेज के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपने चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको इन सब के बारे में वहां पर बताया भी जाएगा, एरर्स के बारे में भी इनके बारे में बताया जाएगा। तो ये साथ आपको जानना जरूरी है, साथ आपको जानना जरूरी है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने ऊपर तीन बताया तो ये एक्ट्स इनकी तरह करता है, लेकिन फ्रेज इतने होते हैं। एक्ट्स करने का मतलब बेटा ये होता है कि होता क्या है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया, और जो जिरंड फ्रेज हो गया, ये जो तीनों फ्रेज हैं, ये जो तीनों फ्रेज हैं, और सॉरी ये वर्ब फ्रेज, मतलब ये जो होते हैं ये कहीं ना कहीं एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए ये इतने सारे तो होते हैं, लेकिन जब फाइनली हम फ्रेज बोलते हैं सेंटेंस में तो वो कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे होते हैं एडजेक्टिव, नाउन या एडवर्ब की तरह। बात समझ में आ रही है? वो वहां पर उनका काम कर रहे होते हैं, मतलब वो लिखे जरूर इस रूप में होते हैं, ठीक है, वो इन्फिनिटिव के रूप में लिखे होंगे, लेकिन वो वहां पर जो काम कर रहे होंगे वो एडजेक्टिव का या एडवर्ब का या नाउन का, किसी ना किसी का वो काम कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए वो उनको एक्ट्स करते हैं वो इन तीनों की तरह। वो अभी आप धीरे धीरे आगे जब पढ़ोगे तब आपको सब समझ में आएगा। बस इनको बहुत अच्छे से ध्यान ध्यान रख लो इनको, ठीक है, इनके नोट्स बना लो। ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट हमने कहा आई सॉ ए स्लीपिंग टाइगर, ठीक। उसके बाद दूसरा आई बॉट अ पेन, यस्टरडे। ये दोनों सेंटेंस हो गए। इसके बाद तीसरा नंबर सेंटेंस है शी स्लेप्ट या शी wrote a letter in the class last evening, ठीक है। तो बात हम यहां पर करने जा रहे हैं नाउन फ्रेज की। फोर्थ नंबर है बेटा, फोर्थ नंबर देखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स is one of the students has got award is my friend। एक सेंटेंस लिखा हुआ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग सबसे पहले यहां पर सीखने जा रहे हैं नाउन फ्रेज। तो सबसे पहले नाउन फ्रेज अगर हम सीखने जा रहे हैं तो नाउन फ्रेज में हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो आप यहां पर ये जान लो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। नाउन किसी भी सेंटेंस में या तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा या तो उस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा, इतनी बात ध्यान रखना। इसके अलावा नाउन किसी भी चीज का काम नहीं करता किसी भी सेंटेंस में, या तो वो सब्जेक्ट बन रहा होगा या तो वो ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर सॉ सॉ उसने देखा, क्या देखा, तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये बन गई नाउन फ्रेज, ठीक है। ये बन गई नाउन फ्रेज। जिन बच्चों को ऑब्जेक्ट नहीं निकालना आता है, नहीं पता होता है, तो वो अपने वो नेक्स्ट फंडामेंटल के वीडियोस का वेट करें, उसमें आपको ऑब्जेक्ट भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ही सॉ अ स्लीपिंग टाइगर, तो ये नाउन फ्रेज हो गई क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। आई बॉट, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, अ पेन। ये वाला जो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया नाउन फ्रेज, क्योंकि ये क्या का आंसर है, मैंने खरीदा, क्या खरीदा, क्या का आंसर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर एक नाउन चाहिए होता है। तो ठीक है, ये नाउन जो है ये दो वर्ड्स में यूज किया गया है, आ के साथ और पेन के साथ। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया तो ये पूरा एक नाउन हो गया, नाउन हो गया तो ये नाउन फ्रेज कहलाएगा, ठीक है। ये जो है यस्टरडे, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वैसे तो एडवर्ब ऑफ टाइम, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। उसके बाद में शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा। तो ये भी क्या हो गई, फ्रेज। लेकिन ये कौन सी फ्रेज हो गई बेटा, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब जो प्रेपोजिशन के साथ लिखी गई फ्रेज है, प्रेपोजिशन के साथ ये, तो ये पूरा हो गया, इसे हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो प्रेपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं तो वो कंप्लीट बन करके वो फ्रेज बन जाते हैं, और जब वो फ्रेज बन जाते हैं तो उसे ही हम लोग प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। हाँ, अब जैसे कि अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि ये एक्ट्स किस तरह से करते हैं, तो मैंने कहा ये एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन के रूप में एक्ट करते हैं। तो भले ही ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं वो हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे धीरे धीरे। सब कुछ एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। तो बस मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। अभी आगे आप वेट करें, सब कुछ आप जानोगे। इसके बाद में देखो, अभी तक ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे, नाउन फ्रेज। अब देखो ये यहाँ पर फ्रेज है, ठीक है, ये यहाँ पर फ्रेज है, ये यहाँ पर देखो सब्जेक्ट बन गया। जब ये सब्जेक्ट बन गया तो ये क्या होगा, ये भी नाउन फ्रेज हो गई। तो आप सब्जेक्ट के रूप में, तो एक से ज्यादा वर्ड मिलकर के अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो नाउन फ्रेज है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज समझ में आ गया आपको, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक सेंटेंस हम आपको और लिख देते हैं, इसमें बताइएगा नाउन फ्रेज कहां पर है। ठीक है, इसमें नाउन फ्रेज बताना है कहां पर है। तो आई होप आप लोग जान गए होंगे, ये हो गई आपकी फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। यहाँ तो कहीं नाउन है नहीं, लेकिन आगे उसने हायर किया, क्या हायर किया, देखो ये नाउन है। अब देखो यहीं से अगर आप थोड़े भी समझदार हो, हालांकि इस चीज को आगे भी समझाएंगे, लेकिन अगर थोड़े भी समझदार हो तो इसी सेंटेंस में सब कुछ समझ सकते हो। ये नाउन है, इसके पहले आ गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ये चूंकि ये आर्टिकल ए, फिर उसके बाद ह्यूज, फिर ब्यूटीफुल, फिर होम, ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल से पहले वाले, ये सभी किसके लिए आए हैं, नाउन के लिए आए हैं। तो ये जब नाउन के लिए आए हैं तो नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सभी किसके साथ है, नाउन के साथ। तो ये ए से लेकर के होम तक पूरा एक बन गया फ्रेज। और अगर ये फ्रेज तैयार हुआ तो ये किस टाइप का फ्रेज है, दे हायर्ड, उन्होंने हायर्ड किया, क्या हायर्ड किया। तो ये पूरा एक साथ बोला जाएगा, क्या का आंसर है ये पूरा। जब ये पूरा है तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन। तो अब एक से ज्यादा वर्ड है तो वो फ्रेज हो गए, तो ये पूरा क्या कहलाया, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जरूरत आपको आज नहीं समझ में आएगी, जरूरत आपको आज से 3-4 महीने बाद पता चलेगी कि जो आपने पढ़ा वो कितना यूजफुल था। और आज तक इन्हीं चीजों की कमी की वजह से आप ना इंग्लिश को समझ पा रहे थे, ना इंग्लिश को पढ़ पा रहे थे, और ना ही इंग्लिश में स्कोर कर पा रहे थे। बात समझ में आ रही है, इतना देख लिया। फिर आगे जल्दी से देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। तो आप लोग नोट करते रहिए बेटा, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, जिससे कि जैसे कि सेंटेंस है, अ बॉय इन द ड्रेस, इन द ब्लैक ड्रेस भी हो सकता था, कुछ भी है, इज माई फ्रेंड, ठीक है। हमें यहां पर पता करना है एडजेक्टिव फ्रेज। आप इसमें पता करिए बेटा, मैं एक दो सेंटेंस और लिख देता हूं। ये 3 सेंटेंस हैं एडजेक्टिव फ्रेज के लिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। देखो,
ये अ बॉय है। ये बॉय कैसा है, मतलब होता क्या है कि नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। कौन करता है बेटा, एडजेक्टिव। ठीक है, कि वो क्या कैसा है। तो अब बॉय, अब बॉय किस में है, इन द ड्रेस। ये जो इन द ड्रेस है ना, ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, ड्रेस में कौन है, बॉय। तो फिर इस कंडीशन में ये कौन सा फ्रेज हुआ बेटा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ठीक है। देखो फ्रेज ये भी है, ठीक है ये, लेकिन ये फ्रेज कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो पहले तो फ्रेज पहचान लो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप जान गए होंगे, बॉट, ब्रॉट मतलब खरीदना। ये एक पूरा फ्रेज है जिसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नाउन को लेकर चलते हैं। तो अगर इसमें देखो, तो ये आ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, ठीक है, ये पूरा हो गया नाउन फ्रेज। लेकिन अगर यहां पर सिर्फ आप बात करें, आप ब्यूटीफुल ब्राउन, ठीक है, और इसमें आप चेयर को किनारे कर दो, तो ये चेयर के बारे में बता रहा है, चेयर के बारे में बता रहा है ये कि कैसी है चेयर। तो चेयर अब ब्यूटीफुल ब्राउन है, तो ये आपके चूंकि नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये आपकी बन गई एडजेक्टिव फ्रेज। पूरी कंप्लीट कैसी फ्रेज थी, नाउन फ्रेज, जबकि उस नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव। तो वो जो फ्रेज लिखी हुई, फ्रेज का मतलब एक दो तीन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये जितना भी पार्ट काम कर रहा है, ये नाउन की क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, इसलिए ये पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अ लेडी, अ लेडी विथ लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर में कौन है, लेडी, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन अगर यहां पर नाउन फ्रेज ढूंढा जाए, तो अ लेडी से पूरा जोड़ करके हेयर तक अगर आप जोड़ेंगे, तो ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा इस कंडीशन में, ठीक है, ये पूरा आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी एडजेक्टिव फ्रेज। तो बोलो बात समझ में आई, तो इसको जल्दी से नोट करो बेटा आप लोग, फिर एडवर्ब फ्रेज बता दें। ठीक है, द किड sat beside her। इसमें आपको एडवर्ब फ्रेज ढूंढना है, जल्दी से देखिए। इसमें ढूंढिए जल्दी से। ठीक है, ये 3 सेंटेंस है। देखो यहां पर, जैसे कि एक तो ये फ्रेज हो गई, ठीक है, ये आपकी कैसी फ्रेज हो गई, नाउन फ्रेज हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रही है। सेट, वो बैठा, कहां पर बैठा। अब देखो ये एक प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या, ये प्रेपोजिशन हो गया और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये एक तरीके से प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ बनने, प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ड जुड़ रहा है, तो वो फ्रेज बन गया, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। लेकिन अगर ये एक्ट कैसे कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक्ट कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है बेटा, ये बता रहा है सैट की। क्योंकि वो सैट, वो बैठा, बैठा कहां बैठा, बिसाइड हर, उसके बगल में, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहा है एडवर्ब फ्रेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्ट सिर्फ 3 ही तरह के फ्रेज करते हैं, वो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। फ्रेजेस बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये यहां पर एक्ट कर रहा है एडवर्ब फ्रेज की तरह, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ, जैसे मैंने कहा देखो, इन द हॉल, इन द हॉल। अब ये इन द हॉल लिखा हुआ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है,
ये प्रेपोजिशन हो गया प्लस उसके साथ में नाउन लिखा है तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। लेकिन ये एक्ट जो है ये दो तरह से, अगर ये वर्ब की विशेषता बता रहा है तो ये एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, और अगर ये किसी नाउन की विशेषता बताएगा, मान लो किसी नाउन के लिए अगर बता रहा है इन द हॉल, तो फिर ये एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा ऑन द रूफ, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये एक्ट कैसा करेगा, या तो एडजेक्टिव की तरह या तो एडवर्ब की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्पीक्स, वो हमेशा बोलता है, कैसे बोलता है, इन अ रिस्पेक्टफुल वे। तो अगर वे, देखो यहां से कई चीजें निकल रही हैं, वो कैसे बोलता है, वो रिस्पेक्टफुल वे में बोलता है। अगर वे एक नाउन है तो अगर इसके पहले की जो चीजें जोड़ दो तो फिर वो एडजेक्टिव हो गई, लेकिन इस अगर पूरे को ले लोगे यहां से यहां तक तो ये यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। बस यही चीजें आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, लेक्चर में सीखने को मिलेगा कि ये यहाँ पर वर्ब के बाद तो लिखा है, लेकिन ये वर्ब के बाद जो लिखा है ये ऑब्जेक्ट ना हो करके ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट कभी नाउन नहीं हो सकता, मीन्स कि इस कंडीशन में नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद द रेसर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, कैसा दौड़ रहा है, हाउ का आंसर है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज। क्योंकि देखो फास्ट जो वर्ब होती है एडवर्ब होती है, लेकिन अब ये एक से ज्यादा वर्ब आ गया तो एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो बात समझ में आ रही है बेटा? तो एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और जो आपके नाउन फ्रेज है ये मेन होते हैं, यही एक्ट करते हैं, ठीक है। होते तो 8 तरह के हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन वो सब मिल करके वो यही 3 बनाते हैं, एडवर्ब बनाते हैं या एडजेक्टिव बनाते हैं। अगर नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव, अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन। तो बात समझ में आ रही है? तो मेरे हिसाब से फ्रेज आपको लगभग 50-60% आपको आ गया होगा। इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो जब उनमें आप एक्सरसाइज करोगे, उनमें जब आप पढ़ोगे मेरे साथ, तब आपको यही 50% 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उस समय तक अगर आप 50% भी जानते हो तो हमारे और आप दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं इस चीज को दोबारा फिर बताऊंगा आपको अपनी क्लास में, कि जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं इनको फिर से दोबारा बताऊंगा, जिससे कि आपको ये चीजें फिर से क्लियर हो जाएंगी। तो बात समझ में आ रही है? तो ये इसके बेसिक फंडामेंटल्स हैं। तो ये फ्रेज आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्लॉजेस का मिलेगा, और भी जो बेसिक चीजें हो सकती हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपको फंडामेंटल्स के लिए इतना बहुत है, तो इतना ही रखिए आज के लिए। जय हिंद।